आपकी आवाज में आज बात आजादी के महापर्व और आजादी से पहले संविधान और लोकतंत्र की दुहाई की। चंद घंटे बाद देश आजादी का त्योहार मनाएगा। सबकी अपनी तैयारियां हैं, सियासत भी तैयार है। सियासत को एक बार फिर लोकतंत्र और संविधान की जोरों से याद आई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान और लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप लगाया है, तो वहीं जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। सवाल यह है कि एमपी में उपचुनाव की जंग संविधान और लोकतंत्र बचाव के कार्ड पर ही लड़ी जाएगी। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। विधानसभा नियम, कानून और परंपराओं से चलती है। आज संविधान कितने खतरे में है, यह चित्र आप सबके सामने है। आजादी के महापर्व से एक दिन पहले कांग्रेस को फिर संविधान और लोकतंत्र की याद आई है। कांग्रेस ने जनता जनार्दन के सामने लोकतंत्र और संविधान को बचाने की गुहार लगाई है। निशाने पर बीजेपी है और उम्मीद वोटर से है। शनिवार को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने जा रहा है। ऐसे में एक दिन पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में कमलनाथ ने सभी को आजादी की शुभकामनाएं तो दी ही, साथ ही उन्होंने बीजेपी पर संविधान को खतरे में डालने का आरोप भी लगा दिया। सिर्फ कमलनाथ ही नहीं, कांग्रेस ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार को निशाने पर लिया और लोकतंत्र और संविधान की अनदेखी का आरोप जड़ दिया। आज संविधान कितने खतरे में है, यह चित्र आप सबके सामने है। हमें इस बार लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आना होगा। आज प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आज के दिन हम संकल्प लें, हम सच्चाई को पहचानते हुए सच्चाई का साथ दें। मैं तो मांग करता हूं, आप जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाइए। जो बजट अभी हम लोगों ने दे दिए थे, छूट दे दी थी कि ऑर्डिनेंस लाके आप कर लीजिए, उसको व्यवस्थित करिएगा। जो समितियां हैं, हम पहले सत्ता में थे, समितियों के अध्यक्ष हमारे थे, आप आ गए तो उसमें आपके होंगे। तो उस बदलाव करने के लिए ये सिर्फ लेखा जोखा से नहीं हो सकती कि आप दे दिए हम दे दिए। विधानसभा नियम, कानून और परंपराओं से चलती है और उसमें यह भी उद्धृत है कि प्रोटेम स्पीकर सिर्फ सदस्यों को शपथ दिलाने या 10-15 दिन के लिए ही आप प्रोटेम स्पीकर बना सकते हैं। उपचुनाव से पहले और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस ने सियासत में संविधान बचाव का कार्ड खेला, तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। आज वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी संविधान का महत्व नहीं समझा, संविधान का हमेशा मजाक उड़ाया, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक को टिप्पणियां करना पड़ी यूपीए सरकार के समय में। ये बात इन लोगों के मुंह से ठीक नहीं लगती है। अब सवाल ये है, क्या कांग्रेस का संविधान बचाओ मंत्र उपचुनाव में पार्टी के लिए काम करेगा? सवाल ये है, क्या वाकई देश प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है? सवाल ये है, क्या संविधान के सहारे ही मौजूदा सरकार को चुनावी संग्राम में जवाब दिया जाएगा? संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गोपाल भार्गव जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री, इसके साथ साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब, पूर्व मंत्री, और हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का खास बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोनों मेहमान और हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब आप ही से है। चौधरी साहब, आप जानते हैं कि जब आप संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बताएंगे तो सबसे पहला वार जो बीजेपी की तरफ से आप अपने ऊपर पाएंगे वो है इमरजेंसी। जी नहीं, आपने प्रश्न कर दिया शेख साहब, मैं जवाब दे देता हूं। बिल्कुल। आपने बात की इमरजेंसी की, वो तात्कालिक परिस्थिति में लिया गया
श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो निर्णय था, और ये भी माना गया कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन काल में वो निर्णय कोई अच्छा निर्णय नहीं माना गया जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन जनता ने उनको फिर 1980 में चुना और फिर उनकी सरकार बनी। मध्य प्रदेश में हम बात करें संविधान की, तो ये वाजिब बात है, और ये सिर्फ कांग्रेस का ही दायित्व नहीं है, ये दायित्व उन सभी लोगों का है जो मीडिया में रहते हैं, जो समाचार पत्रों में लिखते हैं, या जो पढ़े लिखे लोग हैं। आम जनता इस बात में नहीं कहेगी कि आप संविधान में क्या कर रहे हो। मध्य प्रदेश में जैसे मैंने कहा था कि चुने हुए जितने नुमाइंदे हैं, एमएलए हैं, उनके 15% से ज्यादा सदस्य मंत्रिपरिषद नहीं रह सकते। अब तो और कम रह गए, अब 30 से ज्यादा नहीं रह सकते। मैंने पत्र भी लिखा राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को। कॉन्स्टिट्यूशन की वहां अवहेलना हुई 164 एक की। और अब दूसरी, अब जो एनपी प्रजापति साहब ने, पूर्व स्पीकर हैं, जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली आसिफ साहब, वो उन्होंने वाजिब बात कही है। प्रोटेम स्पीकर का सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि चंद दिनों के लिए वो आके वहां व्यवस्था देखेगा और तुरंत वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। मुझे इस बात को कहने में संवैधानिक तौर पे और संसदीय प्रक्रिया के तौर पे थोड़ा सा कमजोर महसूस करता हूं। मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बैठक बुलाई और बैठक में सभी लोगों को बुलाया। इन्होंने ये क्यों निर्णय नहीं किया कि मैं चुनाव कराना चाहता हूं अध्यक्ष का? आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आप विधानसभा चुनाव नहीं कराना चाहते, ऐसे ही आपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को असंवैधानिक तरीके से बनाया हुआ है, ऐसे ही आपने मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर को बिठाल के और लंबे समय तक कार्य करना। जैसे समितियों के बारे में कहा, बिल्कुल प्रोटेम स्पीकर स्थायी कोई भी कार्य नहीं कर सकता विधानसभा का, स्थायी अध्यक्ष ही काम करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। तो ये तीनों चारों चीजें ऐसी हैं शेख साहब जो संविधान को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही है। इसमें आम जनता नहीं बोलेगी, नहीं, इसमें जो नई चीज है, लोग ही बोलेंगे। राकेश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसमें देखिए, जो आपत्ति कांग्रेस ने जताई कम से कम राजेश जी के जरिए से, राकेश जी ने दो बातों पर बहुत अहम जोर दिया। सबसे पहले आप देखिए, उनके पूरे जवाब में कहीं भी मानेसर, बेंगलुरु, हैदराबाद उनका जिक्र नहीं है। उन्होंने सरकार गिराना, हटना, बदलना उसका जिक्र ना करके ये 3-4 जो फैसले हैं उन पर सवाल उठाए हैं। मैं गोपाल भार्गव जी आपके पास आ रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि गोपाल जी जब जुड़े हैं हमारे साथ तो 7-8 बार के विधायक हैं, संविधान को बहुत बारीकी से परखते हुए मंत्री हैं और साथ साथ संविधान की जानकारी रखते हैं। इसीलिए आज हमने कोशिश की कि बीजेपी की तरफ से चूंकि जवाब देने के लिए कोई मजबूत आदमी चाहिए, तो गोपाल जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, आज कम से कम राकेश जी ने वहां तो जिक्र किया ही नहीं कि बेंगलुरु, मानेसर, जयपुर, वो तो जिक्र किया ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर बने हुए हैं, ना कोई शपथ हो रही है, ना कोई नया काम हो रहा है, अभी तक प्रोटेम स्पीकर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा संख्या से 15% मंत्रियों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपके यहां बन रही है। 2-3 बातें उन्होंने और गिनाई और लोग ये भी कह रहे हैं कि रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्ति देना, ये भी एक नया पद बीजेपी ने निकाल दिया एडजस्टमेंट के तौर पर कि कुछ नहीं तो तुम प्रोटेम स्पीकर बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जहां तक संविधान की रक्षा का सवाल है, वो संविधान सम्मत होने का सवाल है। मुझे जहाँ तक स्मरण आता है, 1975 से लेके जब इमरजेंसी लगी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने संविधान को सस्पेंड करके कार्यकाल भी बढ़ा लिया, सारे नियम, कायदे, कानून सारे के सारे निलंबित कर दिए गए। तो संविधान की जिसने इस प्रकार से अवहेलना की हो या संविधान को तहस नहस किया हो, उसको अब संविधान के बारे में चर्चा करने का अधिकार नहीं है। मेरे ही समय में जब विधायक था 1990 के कार्यकाल में, तो हमें 2-2.5 साल हुए थे, लेकिन उसके बाद हमारी विधानसभा को भंग कर दिया गया। अर्जुन सिंह जी ने जो कुछ भी किया उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कई परिस्थितियां मध्य प्रदेश में पहले भी आई हैं, देश में पहले आई हैं, जब कांग्रेस पार्टी ने और उनकी केंद्र सरकार ने सब किया है। मुझे आज कहते हुए खुशी है कि देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी मोदी जी के नेतृत्व में बनी है,
एक भी राज्य में धारा 356 का प्रयोग नहीं किया गया, इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि अभी हम पूर्ण बहुमत में हैं और उस काम के लिए हम कर सकते थे। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र के आदेशों की, निर्देशों की सरासर अवहेलना की। संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, CBI इत्यादि, यदि वो कलकत्ता गई या किसी जांच को गई तो वहाँ पे असहयोग किया और CBI के लिए गिरफ्तार कर लिया, उनके अधिकारियों के लिए गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार के प्रकरण भी सामने आए। तो अब किसी को संविधान की बात करने का तो विरोधियों को अधिकार ही नहीं है। नंबर एक। गोपाल जी, मैं दरअसल आपसे और राकेश जी से जो उम्मीद करता हूं वो ये, देखिए बाकी नेताओं से अलग आप दोनों, जब मैंने ये सवाल पूछा था राकेश जी से, पहला सवाल, तो मुझे नहीं पता कि वो आपने सुना था। पहला अल्फाज मैंने सीधा कहा था कि जब आप संविधान बचाओ का नारा लगाते हैं राकेश जी, तो फिर इमरजेंसी भी आपको याद होगी, ये मैंने पहले कह दिया था। मैं तो गोपाल जी आपसे ये कह रहा हूं कि ये कब तक चलेगा कि अगर मैं कहूं कि मंदसौर गोलीकांड तो आप कहेंगे मुल्ताई गोलीकांड, मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश में 15% मंत्रियों का बात तो आप कहेंगे कि इमरजेंसी। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हमारा जो दामन है वो तुमसे कम दागदार है, बाकी दागदार तो हम भी हैं। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि 6 वर्ष हो गए, 6 वर्ष से ज्यादा हो गए हमारी सरकार के लिए केंद्र में। एक भी उदाहरण बता दें किसी राज्य में हमने धारा 356 जो है उसका इस्तेमाल किया हो, हमने किसी राज्य सरकार को भंग किया हो, जबकि तमाम प्रकार से राज्य सरकारें जो विरोधियों की, दूसरे दलों की हैं, मनमानी कर रही हैं, केंद्रीय एजेंसियों की अवहेलना कर रही हैं। स्पष्ट रूप से कारण बनता है। हमारी सरकार तो 1992-93 में हमारी सरकार तो बिना अकारण भंग कर दी थी। चल ठीक है, ये बात भी छोड़ता हूँ, चलो ठीक है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक संविधान की रक्षा का सवाल है, सारे लोग, हम लोग यदि मंत्री हैं, मैं यदि विधायक हूँ और राकेश जी भी विधायक रहे हैं, वो भी मंत्री रहे हैं, तो हम उसी संविधान के कारण ही रहे। और इसलिए संविधान हमारे लिए गीता और रामायण से भी ज़्यादा महत्व रखता है। उस संविधान की किताब के लिए हम लोग भी अपने एक प्रकार से पूजा स्थल पर रखने योग्य मानते हैं। तो इस कारण से संविधान की बात करना, लेकिन संविधान के प्रत्येक पैरा का अनुसरण करना और उस पर चलना और देश के लिए चलाना, व्यवस्था के लिए चलाना, ये सभी राजनीतिक लोगों का कर्तव्य हो जाता है। मैं गोपाल जी लौट रहा हूं मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं। जी गोपाल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरीश जी, यहां गोपाल जी और राकेश जी की बातों में अंतर बस इतना है कि चूंकि अब इंदिरा गांधी नहीं रही, चूंकि अब इमरजेंसी नहीं रही, तो राकेश जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए, आज भी कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता ये बात नहीं कह पाते, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के उन फैसलों में से रहा इमरजेंसी जो अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन अब इंदिरा गांधी हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय हो गई, और चूंकि बहुत पुरानी बात भी हो गई तो राकेश जी ने कह दी। लेकिन जो सवाल राकेश जी ने आज की शिवराज सरकार के ऊपर संवैधानिक संकट के आरोप लगाए, उस पर गोपाल जी अभी नहीं कह रहे हैं, शिवराज जी भी अभी हैं और सरकार भी चल रही है। और संविधान की याद तभी आएगी जब आप विपक्ष में रहेंगे। से बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ दोनों जो मेहमान हैं संसदीय ज्ञान के ज्ञाता हैं, एक तरह से देखा जाए अनुभवी है और संविधान को भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन अभी बात सिर्फ उपचुनाव की है, और जिस तरह आपने कहा विपक्ष को संविधान की याद क्यों आ रही है, ये राजनीतिक अस्त्र शस्त्र हैं। जब उपचुनाव आते हैं तो इस तरह के अस्त्र शस्त्र निकाले जाते हैं, इमोशनल कार्ड निकाला जाता है, हिंदू कार्ड निकाला जाता है, संविधान। जब लेकिन सत्ता में आते हैं ये शस्त्र भूल जाते हैं और फिर ये विपक्ष इस्तेमाल करता है इन सबका। तो अब विपक्षी भूमिका कांग्रेस है, राकेश जी हैं, तो अब ये अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का पूरा भरपूर उपयोग कर रहे हैं। संसदीय ज्ञान है, संवैधानिक पढ़े लिखे, संविधान का भी ज्ञान है, विधि के एक तरह से स्टूडेंट रहे, तो संवैधानिक बात करेंगे। एनपी प्रजापति भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो वो कमियां निकालेंगे। लेकिन ये सारा फोकस जो है उपचुनाव पर है, ये अस्त्र शस्त्र से उपचुनाव में किसी भी तरह एजेंडा। दूसरी बात, जिस तरह राकेश जी ने कहा कि संविधान की बात पढ़े लिखे लोग करेंगे, मीडिया करेगी, प्रिंट मीडिया करेगी, या नेता करेंगे, या जो वकील करेंगे। तो आज जो कमलनाथ जी का जो पूर्व स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर जो जनसंबोधन था, वो एक तरह से इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए ही था, युवाओं के लिए था। उसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान को तोड़ा मोड़ा जा रहा है और संविधान को बचाने की जरूरत है, एक तरह हो जाए। तो एक इमोशनल कार्ड है लोगों के अंदर भी। उपचुनाव दूर है, उसके पहले एक माहौल बनाया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, एक बेस तैयार किया जा रहा है।
रहा है। सिंपैथी और इमोशनल के लिए जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया 14 तारीख के संबोधन में कमलनाथ जी कुछ ऐसा बोलेंगे तो उसको मैं लौट रहा हूं आपके सरीश जी। राकेश जी आपके पास सारो थोड़ा वक्त कम है, मुझे मंत्री जी के पास भी जाना है, मैं एक बात जानूंगा आपसे। यहां ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो कैंपेन तैयार कर रही है या जो लाइन पकड़ रही है वो अपने किए गए काम बाद में, इन 15 महीनों की जो सरकार ने काम किए वो बाद में, उससे पहले आप फ्रंट में रख रहे हैं कि संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसके साथ साथ हमारी सरकार गिरा दी, आप सिंपैथी फैक्टर लेना चाह रहे हैं। काम बाद में, पहले ये चीजें हैं। आप उससे पहले चले जाइए जब कांग्रेस की सरकार थी और कोरोना का भय दिखा के कह रहे थे कि विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं, कोरोना से डर रहे हैं। एक मंत्री तो रोज यही कहते थे, जो वर्तमान में है बीजेपी के सदस्य, वो कहते थे कोरोना से डर रहे हैं, विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं, बुलाना चाहिए। आज मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज काहे से डर रहे हो आप? आज उपचुनाव के लिए आपको घोषणा करनी चाहिए, आपको एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए विधानसभा बुला के, और मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए चुनाव आयोग को कि आप चुनाव कराइए। देखिए सीधी बात यह है कि कांग्रेस अगर करेगी तो कांग्रेस दोनों बातें करेगी, अपने गिने हुए काम भी गिनाएगी, प्लस जो गैर संवैधानिक हो रहा है, जो गलत तरीके से समय को टाला जा रहा है, जो पदों पर बलात् तरीके से बैठाया जा रहा है लोगों को, और लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपने मंत्री बना दिए लेकिन आप उस बात को फॉलो नहीं कर रहे हो कि आप चुने हुए नुमाइंदा के 15% से ज्यादा नहीं बना सकते। वहां नंबर ऑफ सीट्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, नंबर ऑफ मेंबर्स है, लेकिन आज तक आप जवाब नहीं दे रहे हो। आपने प्रोटेम स्पीकर बिठा दिया, आप निर्णय करते जा रहे हो। प्रोटेम स्पीकर तात्कालिक व्यवस्था के लिए, आपको तुरंत चुनाव कराना चाहिए भाई, इसमें कौन सा कोरोना का डर है? आप उपचुनाव बाद में कराना, प्रोटेम स्पीकर से पहले अध्यक्ष का चुनाव करवा दीजिए। शेख साहब सीधी बात यह है, दक्षिणपंथी लोग जब सरकार में आते हैं तो संविधान को अपने तरीके से तोड़ते मड़ोड़ते हैं और कानून को अपनी तरीके से बनाते हैं। इसी एक शब्द का इंतजार कर रहा था मैं राकेश जी कि अब तक ये शब्द नहीं आया। खैर वो भी बात आ गई। मैं आपके पास लौट रहा हूं राकेश जी, आखिरी 1 मिनट दे पाऊंगा मैं आपको मंत्री जी, और मेरा सीधा सवाल, मोदी सरकार पर आपने कहा अब तक कोई आरोप नहीं लगा। राकेश जी बार बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 203 विधायकों की संख्या है मौजूदा, 30 मंत्री ही बनने चाहिए, ज्यादा है तादाद, प्रोटेम स्पीकर बने हुए हैं अब तक ना, और कम रह गई, 201 ही रह गए, 201 रह गए। हाँ तो ये वो मध्य प्रदेश के लिहाज से कह रहे हैं मंत्री जी। 203 आप सही कह रहे हैं शेख साहब। नहीं 27 है ना सर, 27 203 जी गोपाल जी। नंबर की बात नहीं हो रही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राकेश जी को भी जानकारी होगी इस विषय में। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से, सब जुडिस से मामला, वहाँ से कोई व्यवस्था आने दीजिए, इसके बाद ही हम तय करेंगे कि नंबर आप सीट्स के आधार पर, प्रेजेंट सीट नंबर के आधार पर या कुल संख्या के आधार पर, किस आधार पर मंत्री परिषद तय होता है। मैं मान के चलता हूँ कि संख्या क्या तय होती है, तो इस बारे में मामला हम न्यायालय पे छोड़ दें। मैं या आप इसको निर्णित नहीं करें, फैसला नहीं करें इस पर, मैं जहाँ तक सोचता हूँ। ठीक। दूसरी बात, मंत्री बनाने का सवाल जहाँ तक है तो कहीं इसमें कोई निषेध नहीं है, पहले भी होते रहे, और कई तो अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने उस समय विधायक नहीं थे, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने उस समय विधायक नहीं थे, बाद में सभी लोगों ने चुनाव लड़े, अनेकों मुख्यमंत्री ऐसे रहे, राज्य में भी और देश में भी। हालांकि दिलचस्प है क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे नियम इस बार दांव पर लगे हुए हैं। नियम ये कि अगर मंत्री बन गए, 6 महीने में सदस्यता नहीं ली तो मंत्री बने रह पाएंगे क्या, इस पर भी देखना होगा। प्रोटेम स्पीकर कब तक बने रहते हैं, विधानसभा का सत्र कब बुलाया जाता है, ये सब देखना होगा। और सबसे बड़ी बात, उपचुनाव कब होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे पास वक्त खत्म हो गया साहब, ये हमारा संविधान कहता है वक्त पर बुलेटिन वाइंड अप कर दें। बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी, गोपाल जी, हरीश जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक है।